ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। तो आरती बहन, आज मंगलवार, महीने का तीसरा मंगलवार, और आज का दिन हमारा प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम है और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट, मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। तो भाइयों बहनों, गन्ने की पाठशाला विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं गन्ने की। गन्ना एक ऐसी फसल है जो पानी बहुत मांगता है, और अगर सिंचाई की भाई बहन सही व्यवस्था ना हो तो इससे आपका पानी भी बर्बाद होता है और जो आपकी फसल है उस पर भी उसका असर काफी देखने को मिलता है। बिल्कुल शीतल, आपने सही कहा, और यही तो हमारी चिंता का विषय है कि जल संरक्षण कर कैसे हम अपनी फसलों को उचित मात्रा में पानी उपलब्ध कराकर सिंचाई करवा सकते हैं। तो आज के फोन इन कार्यक्रम में हम जानकारी लेंगे कि गन्ने की फसल में सिंचाई प्रबंधन और साथ ही जानेंगे समसामयिक कार्यों के बारे में। जी बिल्कुल श्रोताओं, बात चल रही है गन्ने की और विषय आज का हमारा गन्ने की फसल में सिंचाई प्रबंधन और समसामयिक कार्य। स्टूडियो में हमारे साथ आमंत्रित हैं विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा जी। आप प्रभारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा से, और दूसरे हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर यूएस तिवतिया। आप मुख्य कृषि वैज्ञानिक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड, नई दिल्ली। और जो भी श्रोता हमारे इस विषय से संबंधित उनको समस्या है, कोई परेशानी है, गन्ना फसल लगाना चाहते हैं तो क्या उनको जानकारी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना है, गन्ना फसल लगी हुई है तो किन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, क्या परेशानी है, सारी समस्याओं का समाधान के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हमारे विशेषज्ञ हैं। आप फ़ोन करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर वही पुराने हैं 2342 1082 23421082, और दूसरा हमारा नंबर है 23421083, यानी कि 2342 1083। दिल्ली से बाहर के श्रोता और मोबाइल फ़ोन से कॉल करने वाले श्रोता इन नंबर के आगे 011 जो कि दिल्ली का एसटीडी कोड है वो लगाना ना भूलें। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं शिवनंदन लाल। आइए चलते हैं। डॉक्टर मिश्रा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। और आज जिस तरीके से बात हुई कि गन्ने की फसल में सिंचाई प्रबंधन और समसामयिक कार्यों की बात जी, लेकिन आज हम डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा कि गन्ना एक ऐसी फसल है जिसको हम नकदी फसल मानते हैं जी, और नकदी फसल का मतलब कि पैसे से जुड़ा होता है। हाँ, यह अगर पैसे की बात करें कि गन्ने की फसल का संबंध हमारे देश की अर्थव्यवस्था से भी है जी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि गन्ना की जो फसल है उसका देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है? देखिए, ये एक बड़ा ही एक अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ और देश की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, किसानों की आय से भी संबंध रखता है।
देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है हमारा। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी गन्ना काफ़ी क्षेत्रफल में किया जाता है, और आपका तमिलनाडु है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, बिहार है, और आपका पंजाब और हरियाणा में भी कुछ क्षेत्रफल गन्ना का है। गन्ना को नकदी फसल देखिए क्यों कहते हैं, इसके पीछे है कि गन्ना, एक तो सबसे पहले है कि गन्ना का सीधा सीधा जो है आपकी देश की अर्थव्यवस्था में सीधा संबंध है, क्योंकि गन्ना का वो हर हिस्सा जो उससे गन्ने के, ज़्यादातर किसान ये समझते हैं कि साहब गन्ने की कोई चीनी के लिए ही हम लोग उगा रहे हैं, लेकिन गन्ने को चीनी अब एक बाई प्रोडक्ट या सेकेंडरी प्रोडक्ट के रूप में देखा जाता है। अब गन्ने से चीनी के अलावा अन्य जो सभी चीज़ें बनती हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं। जैसे आपका चीनी तो है ही है हमारे लिए, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग चीनी जानते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जो गन्ने से बनते हैं, जिसमें आपका मोम है, वैक्स निकलता है, एल्कोहल तो अभी सभी लोग जानते हैं, एल्कोहल से आपका सारी चीज़ें बनती है, मेडिसिन में यूज होता है, कॉस्मेटिक में यूज होता है, और साथ ही साथ में इसके एल्कोहल को आप ज़्यादा आपने देखा होगा कि उसको पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाने की भी गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है, मंजूरी दी है। तो इसलिए आप देखें कि गन्ने का वो हर चीज़ जो गन्ने से बनती है या उसके उत्पाद से निकल के बाहर आती है, उसके बाद में कुछ दूसरी इंडस्ट्री द्वारा, कारखाने द्वारा उसको बनाया जाता है, जिसमें आपका कार्डबोर्ड या कागज़ है, गत्ता है, बहुत सी चीज़ें हैं जो उससे गन्ने से बनती हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि चीनी तो हमारी एक सेकेंडरी प्रोडक्ट रह गया है, और एक और अब चीज़ बनाएं कि जो सीएनजी हमारी बनती है जी। उसको बनाने में भी आपकी शुगर मिल की जो मैली है, जो मैली निकलती है, उसका लगभग 50% प्रयोग उसके लिए किया जा रहा है, और उससे जो फर्मेंटेड करके प्रोडक्ट बनता है उसको FOM के नाम से जानते हैं, फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। वो एक आपकी जो जनरल आपकी मैली डालते हैं किसान भाई, वो उससे कई गुना बेहतर है, और उसमें जो हीट की समस्या आती थी कि साहब हम अगर मैली डाल देते हैं तो वो हम उस ज़मीन को गर्मी पैदा करती है, लेकिन जो FOM है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की खाद बनती है, और उसमें वो सभी तत्व पाए जाते हैं जो एक शुगर मिल की मैली में है या एक गोबर के उसमें, क्योंकि उसमें शुगर मिल की मैली भी हो जाती है और गोबर भी हो जाता है, इसलिए मतलब एक अच्छा प्रोडक्ट बनता है। तो ये फ़ायदा है इससे। जी डॉक्टर साहब, किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला, और आज का हमारा विषय है गन्ने की फसल में सिंचाई प्रबंधन और समसामयिक कार्य। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा, जो कि प्रभारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा में, और डॉक्टर US तेवतिया, जो कि मुख्य कृषि वैज्ञानिक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड में। डॉक्टर मिश्रा जी ने बताया कि किस तरीके से जो गन्ना है उसका हमारा आर्थिक महत्व है, और गन्ने के बहुत से ऐसे बाई प्रोडक्ट यानी उत्पाद हैं जिनको हमारे कृषि में, उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था में भी काम आते हैं। इस पर हम डॉक्टर तेवतिया जी की भी राय जानना चाहूँगा कि गन्ने के कौन कौन से ऐसे उत्पाद हैं जिनको देश की अर्थव्यवस्था में कार्य में लिया जाता है, महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवनंदन जी। जी सर। देखिए, गन्ने के जो बायो प्रोडक्ट हैं, अर्थव्यवस्था की तो एक बात रही, लेकिन जो स्वास्थ्य है जी उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपने सुना होगा पीछे कि गन्ने का सिरका, जी, सिरका सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा, एक राब होती है जो कि मिट्टी के मटके में रखी जाती है, थोड़ा सेमी लिक्विड होती है लेकिन वो बाद में जम जाती है, वो बहुत अच्छी होती है। और दूसरा, जो इससे खांड बनाते हैं जी, जो खांड सारी यूनिट्स हैं, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अब वो उसमें रेगुलेशन में भी आ गया है कि अगर कोई 500 क्विंटल क्रश पर डे करती है यूनिट तो उसको उसमें लिया जाएगा, उनका डाटा जो है शेयर किया जाएगा और उनको कंसीडर किया जाएगा उत्पादन के लिए। दूसरा, शक्कर होती है जो
जो पाउडर जगरी कहते हैं जिसको, जी, वो बहुत प्रिय खाने की चीज रही है हमारे किसानों की पहले से, और विशेषकर गर्मियों के दिनों में। और जब उसमें मलाई डाल के या घी डाल के खाते हैं तो स्वाद और किसान भी बढ़ भाई गया। को फिर और कोई जरूरत नहीं होती है सब्जी वगैरह की। उसका स्वाद और भी बढ़ तो जाता है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा अंतर जानना चाहूँगा, एक शक्कर और चीनी। देखिए, शक्कर और चीनी बहुत ही डिफरेंट हैं दोनों चीजें। जी, देखिए, चीनी जो है वो शुगर मिल में बहुत सारी प्रोसेस में होते हुए उसमें डालते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड डालते हैं और उसको साफ करते हैं अच्छी तरह से। उसके बाद में 3 चैम्बर से निकलती है वो, बहुत रासायनिक क्रियाएं ए होती हैं। मास्केट, बी मास्केट, सी मास्केट, फिर उसमें से बहुत जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा उसमें से सीरा अलग निकाला जाता है। जी, उसके बाद में उसको क्रिस्टलाइज करके दाने बनाए जाते हैं, केमिकल प्रोसेस से गुजरती है। जी, और देखिए, जो शक्कर होती है वो तो देसी कोल्हू में बनती है, उसमें सारे तत्व मौजूद रहते हैं, सीरा भी मौजूद रहता, सीरा कहीं अलग उसमें जाता नहीं है, केवल उसको साफ करके पका के, और एज सच जी, जो सारे गुण होते हैं उसको हमारे किसान भाई जो वो कहते हैं क्या, जिसमें बनाते हैं उसमें कढ़ाव में बना के जी, गरम जी, करके और फिर उसको चाक में डालते हैं। चाक होता है अलग बना होता है जिसको जी। गरम गरम जिसमें डालते हैं। लकड़ी का होता है, लकड़ी का कहीं है, मिट्टी का लकड़ी होता का है। भी होता है, सीमेंट का भी होता है, मिट्टी का तो नहीं होता, खैर मिट्टी तो आ जाएगी उसमें। सीमेंट का होता है और लकड़ी का होता है। नहीं डॉक्टर साहब, पहले होता था, अब नहीं होता। मिट्टी का होता होगा, लेकिन उसमें फिर एक लेयर उसकी छोड़ दिया करते होंगे किसान के, जो नीचे से मिट्टी नहीं आए। वो बहुत ही अच्छा। और जाड़ों के दिनों में तो गरम गरम गुड़ जब कोलों में बैठ के खाया करते उसकी थे, क्या सुगंध आती है। क्या उसका पाचन क्रिया में बहुत जबरदस्त रोल होता। आज भी ये कहते हैं खाना खाने के बाद में थोड़ा सा गुड़ अगर मिल जाए तो पाचन क्रिया बहुत बढ़ जाती है तो जी डॉक्टर साहब, गन्ने के जो प्रोडक्ट हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी आपसे और भी लेंगे। और प्रोडक्ट देखिए। अच्छा, एक किसान का फोन ले लेते हैं बीच में। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी, थोड़ा अपना रेडियो सेट दूर कर लो। जी सर, मैंने कर दिया मैंने। हाँ, क्या नाम है आपका? सर मैं सुमित शर्मा, जिला संबल से बात कर रहा हूँ। जी सुमित जी, क्या सवाल है आपका? तो वाली है सर, जैसे कि गन्ने की बात चल रही है सर, जैसे जी तो सर भाई, गन्ना आपकी बैक कॉल आ रही है, आप रेडियो सेट को बंद कर दो। जी, तो गन्ना लगाना चाहते हैं हम जैसे। जी, तो सर मतलब जैसे पौध कहाँ से, नर्सरी कहाँ से लेनी पड़ेगी, ये बताएं। अरे सवाल और दो सर। जी, तो जैसे कि सर ये मतलब आपसे पशुओं के बारे में कब रखेंगे कार्यक्रम? आपकी आवाज कट रही है थोड़ा सा। सर पशुओं के बारे में कब रखेंगे कार्यक्रम? हाँ ठीक है, पशुओं के बारे में अभी आपने शनिवार को कार्यक्रम नहीं सुना, 2:30 बजे FM गोल्ड पे आपका पशुओं के कार्यक्रम पूरा प्रसारित हुआ था। सर वो सर FM गोल्ड पे हमारे यहाँ बोलता नहीं है रेडियो। नहीं, आप हमारा जो ऐप है उस पर सुन सकते हैं मोबाइल पे। फोन इन टाइम गया था, फोन इन टाइम। हाँ, फोन इन कार्यक्रम ही था। जी अच्छा। ठीक। तो डॉक्टर साहब, हम तेवतिया जी बात कर रहे थे गन्ने के जो उत्पाद हैं उनके स्वास्थ्य लाभ के, लेकिन गन्ने के और भी बहुत से उत्पाद होते हैं जो मृदा स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होते हैं। देखिए, अभी तो मैंने एक तो छोड़ दिया इम्पोर्टेंट। नहीं, बताओ ना सर। वो जो गन्ने में कुछ जरूरत ही नहीं, रस जो चूसते हैं गन्ने में जी, उसका वो तो बाय प्रोडक्ट क्या करोगे, फर्स्ट प्रोडक्ट वो तो जो जूस होता है वो तो बेसिक है। बेसिक है। और उससे क्या है, दांतों की भी एक्सरसाइज होती है। और कोई इतनी ज्यादा कोई भी ऐसी नहीं है जो दांतों की एक्सरसाइज करती हो। गन्ना सबसे ज्यादा दांतों और मसूड़ों की एक्सरसाइज करता है। एक तो दांतें छीलते हैं उसको, उसमें ताकत लगाते हैं, फिर उसको जब जो जूस निकालते हैं दबा दबा के, उसमें मसूड़े मतलब पूरे जबड़े के एक्सरसाइज होती है। जबड़े की एक्सरसाइज होती है, किडनी की सफाई होती है। पीलिया में बोला जाता है कि भाई आप जो गन्ने का जूस पीजिए। लीवर की भी होती है सर। तो उसमें सफाई होती है, टॉक्सिक बाहर निकलते हैं और मिठास तो आती है, जीभ की भी संतुष्टि, शरीर की भी संतुष्टि। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। आजकल जो जमाना चल रहा है कि अगर बैठे बैठे जूस पीते रहेंगे तो शुगर भी बढ़ सकती है। तो देखिए, इसके बायो प्रोडक्ट बहुत हैं। अब आप जो आना चाह रहे हैं जिस बात पे मैं समझ गया कि उसमें देखिए, अभी डॉक्टर साहब ने बताई कि जो प्रेस मड बेस्ड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है,
वो बहुत ही लाभदायक है। और उन्होंने ये भी बताया कि वो जैसे उसमें गर्मी होती है, उसमें गर्मी नहीं होती है एफएम में। उसका कारण है 30 से 35 या 45 दिन तक भी कहीं कहीं वो एनएरोबिक डाइजेस्टर में डाइजेस्ट होती है, पकती है। उसमें सारे जो वैक्स वगैरह होते हैं, जो कि वैक्स बहुत नुकसानदायक भी होता है उसके लिए ना, मिट्टी के लिए। उसमें वैक्स को भी वो फर्मेंट कर देते हैं, वो 30 दिन में जो टूट जाता है वो। दूसरा एक और बात होती है कि जो प्रेस मड खुले में उसका डिकम्पोजिशन होता है, तो उसमें से मीथेन गैस बाहर निकलती है, और मीथेन के साथ में कार्बन भी निकलती है। कार्बन एक बहुत इंपॉर्टेंट तत्व होता है जो कि सॉइल में कमी पाई जाती है। उसमें फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में वो कार्बन और नाइट्रोजन वहीं रहती हैं वो, और वो उसमें पूरा का पूरा फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में आ जाती हैं। तो वो बहुत बढ़िया खाद है। और मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा प्लांट सीबीजी कहते हैं इसको, कंप्रेस्ड बायोगैस, जिसका बायो प्रोडक्ट है ये फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। तो इसमें अगर खेतों में डाला जाएगा ये, तो वो उससे जो है बहुत ही बढ़िया खेत का उपज जो है बढ़ेगी, और किसान भाई उससे खुश होते हैं बिल्कुल। और उसको लिक्विड में भी होता है और वो सॉलिड में भी। जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। इंद्रवीर केवटिया, गाँव नथुगढ़ी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से बोल रहा हूँ सर जी। जी इंद्रवीर जी, क्या हाल है? हेलो, प्रश्न पूछे आप? हाँ जी, प्रश्न ये है कि गन्ने में जो सिंचाई का प्रबंधन है जी, एक तो है डोली बना के जी, क्यारी वाइज जी, और एक है खेत में एक मुहाला छोड़ दिया जी। इसमें पाती फैली हुई है खेत में, उसमें कौन सा तरीका अच्छा है? और समसामयिक कार्य में अगर कोई ऐसी दवाई हो जिससे मोथा मर जाए, क्योंकि मोथा है जो अब नई ईख बोई है उसमें जी। ये दो प्रश्न हैं, और उसमें सिंचाई की क्या व्यवस्था करी जाए? इंद्रवीर जी, मैं एक आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने गन्ना से एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच का फासला कितना रखा है? फासला है जी 3 फीट। 3 फीट ट्रेंच मेथड से बोया होगा। उसमें कोई फसली फसल लगी हुई है आपकी? बिल्कुल भी मूंग लग रही है, मूंग। हाँ, तो आप ऐसा करिएगा कि आप देखिए, जो आपका तरीका है, या तो बीच में नाली आ जा रही होगी, जो आपका गन्ना बोया होगा उसमें नाली आ रही होगी, तो आप उसमें सीधा नाका काट करके पानी उसको दे सकते हैं और मूंग को बचा सकते हैं। ठीक है। और नहीं है तो आप इस समय गर्मी का समय चल रहा, फ्लड इरिगेशन भी कर सकते हैं, या आप अगर स्प्रिंकलर लगाया हो तो स्प्रिंकलर से पानी भी दे सकते हैं। सबसे बढ़िया रहेगा स्प्रिंकलर पानी की अगर बचत करना चाहते हैं। गन्ना बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा ही है। हाँ, तो स्प्रिंकलर अगर आप, मैं तो यही कहूँगा कि अगर अभी वो तो अटैचमेंट अलग अलग हो जाता है, तो आप स्प्रिंकलर से पानी दें बौछारी विधि से, वो बहुत अच्छा रहेगा। और नहीं तो फिर आप नाका विधि सीधा काट करके, जैसे अपना ट्रेडिशनल जो अपने गांव में देते हैं उसी हिसाब से पानी दें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जो पाती है वो आपने पहली बिछाई होगी, वो निश्चित रूप से ज़मीन से चिपक चुकी होगी, वो ऊपर उठी हुई नहीं रही होगी अभी तक, है। तो वो उससे हाँ, तो वो एक पानी जैसे ही ज़्यादा लगेगा वैसे धीरे धीरे वो सड़ना शुरू करेगी। आपकी बरसात तक वो पूरी तरह से सड़ने की स्थिति में आ जाएगी। पहला तो ये पानी के ऊपर हो गया आपका। ठीक है। आप पानी के ध्यान में ये रखिएगा कि आपकी मिट्टी कैसी है। अगर हल्की मिट्टी है तो आप पानी उसी हिसाब से आप 10 से 12 दिन के अंतराल पे देते रहेंगे, और अगर भारी मिट्टी है तो 15 दिन तक आप उसमें पानी दे सकते हैं, अंतर कर सकते हैं उसमें। ठीक। दूसरा एक समस्या ये कि इसमें जो आपने मोथा के लिए आपने कहा है, मोथा के लिए आपका एक तो दवा आती है हेलोसल्फ्यूरॉन, आपने नाम सुना होगा, हेलोसल्फ्यूरॉन मिथाइल 75% का वेटेबल पाउडर आता है, ग्रेनुअल्स आता है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं 80 से लेकर के 90 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। ठीक है। एक तो ये दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा एक दवा और आती है मेट सल्फ्यूरान मिथाइल 20 WP की एक दवा है, और इसके साथ में क्लोरीम्यूरान
बहुत ही इफेक्टिव है। इसको हमने भी इस्तेमाल धानों में भी करवाया है, क्योंकि धानों में भी मोथा की समस्या होती है, जो ऊपर वाले धान बोते हैं, तो इसलिए गन्ने में भी इसको हमने प्रयोग कराया है। आप मेटसल्फ्यूरान मिथाइल 20 का और क्लोरीम्यूरान, ये दोनों दवाएं 20-20 ग्राम की लेकर के 1 हेक्टेयर के हिसाब से अगर आप छिड़काव कराते हैं तो मोथा जो है निश्चित रूप से आपका कंट्रोल हो जाएगा। आगे से मेरे एक आपसे सुझाव रहेगा कि अगर मोथा की ज़्यादा समस्या है तो गन्ने की मोथ में वो आप मूंग न लेकर के इसमें आप बीच में ढैंचा बोइएगा, और ढैंचा जब आपकी लेट थोड़ा बोइएगा, बरसात में जाकर के उसको पलटिएगा, तो वो ढैंचा है, वो ढैंचा की जड़ों से एक रसायन निकलता है जिसकी वजह से मोथा की जो गांठ होगी वो उसको गला देता है। तो आगे चल करके और फिर वो पत्तियां उसमें सड़ेंगी, तो मोथा ऑटोमेटिकली आपका धीरे धीरे 1-2 साल करेंगे तो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। बहुत ये कारगर है ढैंचा जी। अगली बार ही बोए जा सके? हाँ, अब तो नहीं बोया जा सकता, मैंने इसीलिए कहा ना, इस बार नहीं, अगली साल जब भी आप मूंग की जगह पे आप ढैंचा लीजिएगा और ढैंचा को 45-50 दिन की अवस्था पे उसी में पलट दीजिएगा और पानी भर दीजिएगा, तो काफ़ी हद तक आप मोथा को कंट्रोल कर लेंगे। और फिलहाल अभी ये एक दवा है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप ये दवा डालेंगे तो आपका गेहूँ जो मूंग है वो प्रभाव पड़ेगा उस पर। डॉक्टर मूंग आपकी खत्म हो जाएगी। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ इंद्रवीर जी, आपने ऐसा कॉम्बिनेशन बना दिया है कि मूंग को कम पानी की जरूरत होती है। तो जो आपने पूछा कि एक मोहाले काट दें या डॉली बना के, तो डॉली बनाने वाला बेस्ट है यहाँ इस कॉम्बिनेशन में, क्योंकि हल्का हल्का पानी देना है, इतने मूंग आपके खेत में है। ठीक है, इसीलिए तो सवाल किया है। हाँ नहीं, और एक बात और मैं आपको बता दूं कि लोग बाग जो गन्ने में बिल्कुल मैंडे उतार के पानी देते हैं ना, वो गलत है, उसकी जरूरत नहीं होती है पानी की। और जो जल्दी जल्दी पानी देते हैं ना गन्ने में, वो भी इतनी जल्दी जल्दी नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखिए एक तो पानी गन्ने को कोई ऐसा नहीं है भर दोगे, केवल जरूरत से जितना, अगर मूंग भी ना हो ना तब भी हल्का हल्का पानी दो, वो ज्यादा बढ़िया होता है इससे भरने से ज्यादा। एक साथ मुहाला काट के भरने का तो मेरे हिसाब से धान के अलावा किसी फसल में यूजफुल नहीं है। तो और दूसरी बात ये होती है, गन्ने में अगर हम जल्दी जल्दी पानी देंगे ना तो जड़ें ऊपर भी रह जाती हैं, गिरने का खतरा ज्यादा रहता है। थोड़ा सा जड़ों को भी मौका दो, वो नीचे जाएं पानी की खोज में, थोड़ा ऐसा भी करना चाहिए। तो ये दोनों चीजों की बातों को इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। एक चीज और इंद्रवीर जी करिएगा कि एक कहावत है, आप पुराने आदमी होंगे, कि जो जेठ के महीना में गन्ना थोड़ा सा सूखना चाहिए। अगर जेठ के महीने में पानी जो है थोड़ा सा लेट, आप खरा कहते नहीं, थोड़ा सा सूखना हो, गन्ना सूखने लगे जब, तब पानी देंगे, तो उससे क्या है कि गन्ने का जो ब्यात है वो बढ़ता है, तेजी से होता है। जो गन्ने के कल्ले फूटे ना वो तेजी से होते हैं, और उसकी ऐसे खेतों में देखा गया कि पेड़ी भी अच्छी होती है। तो एक चीज़ आप इसको भी थोड़ा सा कर सकते हैं। और एक बहुत चीज़ महंगी नहीं आती है, मॉइस्चर मीटर आता है। तो अब हम लोग किसानों को भी कहने लगे कि मॉइस्चर मीटर आप ले लो, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। तो आप अच्छे प्रगतिशील किसान हैं तो आप अपने पास इसको भी लेके रख सकते हैं कि पानी देख लें कि साफ पानी पे आया खेत तभी आप दें, ऊपर की सूखी मिट्टी के आधार पर पानी न दें। जी तिवारी जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बहुत किसान भाइयों ने एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी। ऋषिपाल नागर बोल रहा हूँ, दादूपुर धनकोट, जिला गौतम बुद्ध नगर से जी। ऋषिपाल जी। सर, हमने एक ईख बोई थी जी, इसमें जो है पौध जो अब नई लगाई है जो उसमें कुछ कम जमी है, अंकुर जो है कम हुई है। बिजाई कब की थी आपने? 1 महीना हो गया जी। गेहूं काट के? हाँ जी, गेहूं काट के बोए थे जी। 30% जमाव होता है, तो उसमें जमाव तो वैसे भी थोड़ा कम ही होता है। नागर साहब, एक चीज समझिएगा कि जो हमारा समर यानी गर्मी का गन्ना बोया जाता है, उसमें नीचे का गन्ना बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए पानी के लिए, बुवाई के लिए। पहली बात तो ये देखना चाहिए। और ज़्यादातर किसान जो हैं जो पीछे आपका गर्मी का गन्ना बोते हैं, वो सूखे में गन्ना बोने के बाद में फिर पानी देते हैं विदिन 24 घंटे के अंदर अंदर।
मतलब उन्होंने सूखे में गन्ना जुताई करी, जुताई करने के बाद में कूल खींच करके उन्होंने कांची डाल दी, गन्ने के टुकड़े डाल दिए, और उसके बाद में 24 उसमें शर्त यही होती है कि 24 घंटे के अंदर आपका पानी उस खेत में आ जाना चाहिए। आ जाना चाहिए। उसमें कारण क्या होता है कि गन्ने में दो चीजें होती हैं जिसको हम कहते हैं, एक मिठास और एक कम मिठास, एक सुक्रोज और एक ग्लूकोज। जो सुक्रोज होता है वो गन्ने के जमाव को कम करता है, ग्लूकोज होता है वो गन्ने के जमाव को बढ़ाता है। तो जब पानी जब काट करके सीधा पानी नक्के से काट करके पानी देते हैं तो उसमें क्या है कि मिठास की वजह वो पानी गन्ने की कांची में अंदर जाता है और उसकी मिठास को तोड़ देता है, और जो ग्लूकोज है वो सुक्रोज है वो ग्लूकोज में टूटना शुरू हो जाता है और गन्ने का जमाव बढ़ जाता है, बशर्ते कि आंख उसकी सुरक्षित होनी चाहिए। अगर आंख सुरक्षित नहीं होगी तो जमाव नहीं होगा। अब फिलहाल अब आप ये कर सकते हैं कि आप किसी के पास में गन्ने की नर्सरी अगर है तो उस नर्सरी से उसी वैरायटी का गन्ना में पौध लीजिएगा, और जब आप पानी चलाएं जिस दिन, उसी दिन शाम के समय पे उनके बीच में जहाँ पे कम जमाव हुआ है या खाली खेत है तो वहाँ पे उन गन्नों को रोपिए, पौध को रोप दीजिएगा और पानी चला दीजिएगा। अच्छा, उसी दिन लगाने के बाद? हाँ, लगाने के बाद में पानी जरूर लगना चाहिए। अच्छा हाँ, ये ध्यान रखें तो आपका खेत में जो पौधों की संख्या है वो बराबर हो जाएगी। और कोशिश करिएगा कि गर्मी की जुताई बुवाई गन्ने की कम करें, बहुत कम करें। मतलब ये हमें तो पता नहीं था सर, इसीलिए कर दी। तो अब कर दी आपने, तो इसीलिए अब उसकी भरपाई करने के लिए आपको पौध से ही आपको बीच में गन्ना लगाना पड़ेगा, तो वही बराबर चलेगा, अन्यथा और कोई नहीं चल पाएगा। डॉक्टर साहब, फोन करने के लिए ऋषिपाल नगर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिन किसान भाइयों ने गेहूं काट के बिजाई की है तो उसमें क्या विशेष कोई सिंचाई की व्यवस्था की जरूरत है? यही जो अभी नागर जी की वाली समस्या आ रही थी कि जो किसान भाई गेहूं काटने के बाद में गन्ना बोते हैं उसमें ये समस्या देखने को अक्सर करके आती है, क्योंकि 30% जो वैज्ञानिक रिसर्च ये कहती है कि ऐसे खेतों में 30% से ज्यादा जमाव नहीं होता है। अब 30% में भी कंडीशन है कि उसमें आपने ऊपर का 1/3 या 2/3 गन्ना ही केवल बिजाई के लिए इस्तेमाल किया हो। अगर आपने नीचे का गन्ना ले लिया तो वो और परसेंटेज जमाव को कम कर देगा। तो इसलिए ऐसे खेतों में कोशिश करिएगा कि गन्ने के टुकड़े 2 आंख के काटें, 3 आंख का गन्ना का टुकड़ा बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। गन्ने जहाँ से बीज लिया जा रहा है वहाँ पे पहले सिंचाई कर दें, 2 दिन या 3 दिन पहले सिंचाई कर दें, और उसके बाद में फिर उसका गन्ने का बीज काटें, और काटने के बाद में तब इस्तेमाल बुआई में करें। और सूखी बुआई अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, और तुरंत उसके 24 घंटे के अंदर, यानी 1 दिन और 1 रात के अंदर अंदर आपका पानी उस खेत में आ जाना चाहिए। और पानी पूरा फ्लड होकर के, जैसे नहीं कहते नाका काट के लगे, तो उससे क्या है कि जमाव जो है बढ़ जाता है, ये देखा गया है। तो बिल्कुल हम तो किसान भाइयों से कहेंगे कि अगर आप गन्ने की बिजाई करते हैं गेहूं काट के तो उसमें विशेष व्यवस्था रखें, और हो सके तो थोड़ा पौध भी डाल के रखें, क्योंकि उसका जमाव कम होता है तो बाद में पौध का रोपण कर सकें। जी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। तो श्रोताओं, एक बार फिर हाजिर हैं हम गन्ने की पाठशाला लेके। हमारा गन्ने की पाठशाला प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम है और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। IPL की पॉलीहेलाइट, IPL की पॉलीहेलाइट,
फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉली हैलाइट, आईपीएल की पॉली हैलाइट। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉली हैलाइट समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉली हैलाइट। तो हमारे फोन इन कार्यक्रम का विषय है गन्ने की फसल में सिंचाई प्रबंधन और समसामयिक कार्य, और आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा, आप प्रभारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा से, और दूसरे हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर यूएस तेवतिया, आप मुख्य कृषि वैज्ञानिक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली से। जी, तो गन्ने की फसल में सिंचाई प्रबंधन और समसामयिक कार्य विषय से संबंधित अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप हमारे विशेषज्ञों से सीधा फोन पर बात कर सकते हैं और समस्या का समाधान पा सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारे फोन नंबर आरती बहन बता दें हमारे श्रोताओं को एक बार। हमारे फोन नंबर है शीतल बहन 23421082, हमारा दूसरा नंबर है 23421083। जी बिल्कुल, जो दिल्ली के बाहर के श्रोता हैं 011 दिल्ली का जो एसटीडी कोड है ना लगाना भूलें, और मोबाइल से भी कॉल करने वाले जो हमारे श्रोता हैं एसटीडी कोड दिल्ली का लगाना ना भूलें। और श्रोताओं एक बार फिर आपसे वही बात कहेंगे हमेशा की तरह कि जब भी आप कॉल करते हैं अपना रेडियो सेट बंद कर लीजिए, या फिर रेडियो सेट अगर आपको चलाना ही है तो उससे दूरी पर आके आप हमारे विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं, क्योंकि कई बार आपके सवाल समझ नहीं आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कार्यक्रम में। एक बार फिर से स्वागत है, और हमारे साथ हैं डॉक्टर यूएस तेवतिया, जो कि मुख्य कृषि वैज्ञानिक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली में, और दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा, जो कि प्रभारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा में। दोनों का फिर से कार्यक्रम में स्वागत है। और जब तक हमारे किसान भाइयों के फ़ोन आते हैं, और आज का जैसा विषय है कि गन्ने की फसल में सिंचाई प्रबंधन और समसामयिक कार्य, तो डॉक्टर साहब जिन किसान भाइयों ने गेहूं की फसल काट के बिजाई की उस पर तो हमने बातचीत कर ली, लेकिन बहुत से किसान भाइयों ने फरवरी मार्च में गन्ने की बिजाई की थी, तो उसमें इस समय जो सिंचाई करें उसमें क्या विशेष सावधानी रखें? देखिए किसान भाई, सिंचाई का गन्ने की फसल में बहुत बड़ा महत्व है जी। वैसे देखा जाए तो किसान जो गन्ना करता है, गन्ना एक वैसे भी अपने आप में बड़ा सख्त या हार्डी क्रॉप है, बहुत ही सूखा को सहन करने की भी इसमें शक्ति है, और अगर पानी में आप भी डूब भी जाती है तब भी वो आसानी से मरती नहीं है। तो इसलिए, लेकिन फिर भी अगर अच्छी पैदावार लेना है हमको और अच्छा उत्पादन प्राप्त करना है, गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त करना है, तो उसमें पानी का बड़ा ही महत्व है। और ये पानी की जो सिंचाई की जाती है उसमें ये देखा जाता है कि हमारी मिट्टी किस तरह की है। अगर मिट्टी हमारी दोमट है, बली दोमट है या चिकनी है, तो उसी के हिसाब से हमको पानी देने की आवश्यकता रहेगी। अगर केवल हमारी आपकी बलुई मिट्टी है तो निश्चित रूप से आपको 8 से 10 दिन के अंतराल पे आपको पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मिट्टी हमारी दोमट है या बली दोमट मिट्टी है तो पानी जो है 10 से 12 दिन के अंतराल पे देने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर चिकनी मिट्टी है, मटियार है, तो पानी हमको 10 से 12 से लेकर के 15 दिन के अंतराल पे पानी देने की आवश्यकता पड़ेगी। और ये मई से लेकर के अप्रैल से लेकर के मई जून, ये 3 महीना ऐसे जो है ये क्रिटिकल स्टेज के समय माने जाता है। और इसको हमें देखा जाता है कि अगर किसी भी तरह से गन्ने में बहुत ही एडवर्स पानी का नहीं दिया जाता लंबे समय तक, तो निश्चित रूप से उसके ब्यांत पर और उसके बढ़वार पर दोनों पर ही विपरीत प्रभाव पड़ता है, जो सीधे सीधे पैदावार को प्रभावित करता है। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि उसके ब्यांत पे प्रभाव पड़ता है, और बहुत से किसान भाइयों की शिकायत भी रहती है कि हमने गन्ना बोया है लेकिन उसमें जिस तरीके से कल्ले निकलने चाहिए उस तरीके से कल्ले नहीं निकल रहे हैं, तो उसमें क्या कमी रह जाती है या किसान भाई उसमें क्या कुछ करें? डॉक्टर तेवतिया जी। हाँ, देखिए, कल्ले निकलने के लिए 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जी। नंबर 1, कल्ले जब कम निकलते हैं, अगर उसके जो हम सेट बोते हैं ना, जब उस पर अगर मिट्टी ज़्यादा चढ़ा देंगे तो कल्ले कम निकलते हैं। एक तो मिट्टी जड़ के पास बहुत कम होनी चाहिए,
तो किले बहुत तेजी से निकलते हैं। ये प्रैक्टिकल चीजें मैं बता रहा हूँ जी। दूसरा, जो जो न्यूट्रिएंट हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं और जो आपके प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, उनकी कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, एक जो सूख लगनी जरूरी है, जैसे डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि गर्मी में एक उसको थोड़ा सा सूख लगनी चाहिए, जिससे उससे भी कल्ले अधिक निकलते हैं। और उसके बाद में न्यूट्रिएंट पूरा है, मिट्टी कम है जड़ के पास, और सूख लग गई है, ये तीनों चीज अगर हो गई हैं, जब उसके बाद फिर पानी दोगे आप तो वो जो फूली होंगी ना आँख चोटी, वो एकदम से बाहर निकल के आ जाएंगे। तो ये चीजें ध्यान रखने को। और मेन है मिट्टी, क्योंकि जो फार्मर है उसको बोने के बाद कूड़ में जो पाटा चलाते हैं ना, उससे मिट्टी ज़्यादा पहुंच जाती है, तो उसकी जो टिल्डिंग है वो कम हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फ़ोन लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार राम कुमार जी। हाँ जी सर जी, हमें भी एक समस्या हमारी भी हल करियो। हाँ राम कुमार जी, अपना नाम। हाँ जी, वो है जैसे ये वो बायो कंपोस्ट का, मिल की सैलरी का, फर्मेंटेड बायो कंपोस्ट का कुछ कर रहे थे, वो थोड़ा दोबारा बता दो हमें। देखिए राम कुमार जी, ये बड़ा ही जैसे मिल की सैलरी लिया में देसी खाद में रड़ा के उसे मिक्स करके सड़ा गड़ा में कुछ फर्मेंटेड का जिक्र आया था जी। हाँ, फर्मेंटेड का आया था। आपका जो जनपद है, आपका जनपद कौन सा पड़ता है? बागपत बागपत है जी। बागपत है। देखिए ऐसा है कि वहाँ पे जनपद बागपत में निश्चित रूप से कोई भी सीबीजी प्लांट जरूर लगा हुआ होगा। और सीबीजी प्लांट से मतलब, हाँ सीबीजी प्लांट। थोड़ा अपना रेडियो सेट दूर कर लो या धीमा कर लो उसको। आवाज हमारी तरफ भी आपकी आ जा रही है, आपकी रेडियो की। अच्छा जी। हाँ, इसको या तो बंद कर लो या धीमा कर लो। मैं बंद ही कर दिया जी। ठीक है। हाँ जी डॉक्टर साहब। तो जो सीबीजी प्लांट है, उन सीबीजी प्लांट से गैस, सीएनजी एक तरह की, आप समझिए इस मोटी भाषा में, सीएनजी गैस बन जाती है। और उसको फर्मेंटेट 45 दिन तक उसको फर्मेंटेट करते हैं। उसकी पहले लिक्विड बना करके उसमें गोबर भी होता है और आपकी शुगर मिल्क की मैली भी होती है, और इन सब चीज़ों को मिल करके घोल सा बनाया जाता है। और घोल भर करके उनको इन एरोबिक कंडीशन में, जहाँ पे वायु नहीं जाती, हवा नहीं जाती है, उस चैम्बर में भर करके और 45 दिन को उसको फर्मेंटेट करते हैं, सड़ाते हैं। और उसके बाद में जैसे ही वो सड़ना शुरू होता है, उसमें से गैस बाहर निकल के आ जाती है, और ये जो आपकी खाद है वो नीचे बैठ जाती है। और उसी को खाद को आप FOM के फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं और स्लैरी भी कहते हैं। तो इन दोनों को ही आजकल किसान भाई गन्ने के खेतों में, धान के खेतों में और गेहूं में बड़ा तेजी से प्रयोग, इसका प्रचलन बढ़ता चला जा रहा है। तो आप पहले ये पता करें कि आपके यहाँ पे आसपास कोई सीबीजी प्लांट है कि नहीं है। बागपत में हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, आप वहाँ पे भी जा कर के पता कर सकते हैं। और इसको आप निश्चित रूप से खेतों में प्रयोग करेंगे तो गन्ने की पैदावार बहुत अच्छी बढ़ रही है, और बड़ा किसान इसके लिए, और कोई बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, और ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जा रही है। ये बहुत अच्छा प्रभाव देखा गया है। जी राम कुमार जी। जी आप हैं राम कुमार जी, लाइन पे हैं? नहीं, हाँ। फोन कट गया, वो सुन रहे हैं, रेडियो पे सुन रहे हैं सर। हाँ, तो मैं एक बात और बताना चाहूँगा। आपने बायोगैस का नाम सुना होगा ना, बायोगैस के प्लांट लगाते थे। हाँ, तो जो उसमें से जो सैलरी निकलती थी गैस बनने के बाद में, उसी को फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं। तो वो बहुत अच्छी होती। जी डॉक्टर साहब, अब हमारे कृषि जगत में कार्यक्रम में समय है मनोरंजन का। कहो तो किसान भाइयों को सुनवा दें एक रागनी। नहीं, बिल्कुल किसानों के लिए मनपसंद रागनी जरूर सुनवाइएगा। तो देशभक्ति रागनी सुनवाते हैं। कलाकार हैं कौशिंदर खदाना जी।
किसान भाई सुन रहे थे ये देशभक्ति गीत, और कार्यक्रम में फिर से स्वागत है डॉक्टर US तेवतिया जी का और डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा जी का। और बातचीत चल रही है गन्ने की, जिसमें सिंचाई प्रबंधन की विशेष तौर पे। डॉक्टर साहब, क्योंकि गन्ना की फसल 1 साल की होती है और इसमें सिंचाई के साथ साथ खरपतवारों का भी प्रकोप रहता है, और जैसे कि कुछ किसान भाई गन्ने के साथ सह फसली भी लगाते हैं, तो उसमें किस तरीके से खरपतवार नियंत्रण करें? जी मिश्रा जी। जी, देखिए ऐसा है कि किसान भाई खरपतवार की निश्चित रूप से, विशेष करके जब हमारा फरवरी और मार्च का गन्ना बोया जाता है, तो उसमें आपका मोथा जैसा घास है वो बड़ा ही किसानों के लिए समस्या करता है खड़ी, और उससे जमाव का भी प्रभावित होता है, और किसान भाई दवा डालने के बाद में कभी कभी बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाती है। और उसके बाद में फिर एक समस्या आती है जब आपका जब बरसात शुरू होनी होती है मार्च के, उसके जून के बाद में, और जुलाई और अगस्त में, जिसमें आइपोमिया एक स्पीसीज करके एक खरपतवार होता है, जिसको बेल के रूप में हमारे किसान भाई जानते हैं। वो पूरे गन्ने पे लपेट करके गन्ने को गिरा देता है, कहते हैं ना कि साहब गन्ना बांध दिया उसने। तो ये कुछ ऐसे खरपतवार हैं जो किसानों के लिए समस्या खड़ी करते हैं। तो मैं तो सबसे पहले तो ये कहूँगा, मोथा का नियंत्रण। मोथा जो है वो एक हमारे जो वैज्ञानिक की भाषा में नॉक्सियस वीड के रूप में जाना जाता है, नटखट खरपतवार। तो इसके लिए देखिए रासायनिक के साथ साथ में हमको जैविक इसका नियंत्रण भी करना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी पहले भी एक पूर्व बात कही थी कि मोथा के लिए या तो आप लगातार उसकी गहरी जुताई गर्मियों में करें, और उसके बाद में नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड का इस्तेमाल करें, पैराक्वेट वगैरह है, ग्लाइफोसेट है, इनका इस्तेमाल करेंगे तो उसको ख़त्म कर पाएंगे। और अगर ऐसा इनके साथ साथ में फिर आप उसमें खेत में ढैंचा बोएं, और ढैंचा को उसमें गड़ा 45-50 दिन के बाद में पलट करके सड़ाएं, तो इस प्रक्रिया को करते हैं तो किसी हद तक मोथा को ख़त्म कर सकते। क्योंकि मोथा जो है वो उसके सेजेज में आता है, जो उसकी गांठ है, जिसको किसान भाई गांठ कहते हैं। जब तक गांठ आपकी नहीं ख़त्म होगी तब तक मोथा हम ख़त्म नहीं कर सकते। और मोथा की जो गांठ है वो आपकी 1 फीट पे भी हो सकती है, 1.5 फीट पे भी गहराई में हो सकती है। तो इसलिए इसका प्रयोग करने के लिए एक सिलेक्टिव हर्बिसाइड में लेते हैं, जिसको चयनित खरपतवारनाशी में कहे जाते हैं, हेलोसल्फ्यूरान मिथाइल। ये आपका 75% का घुलनशील दानेदार में आता है। इसकी 80 से लेकर के 90 ग्राम मात्रा को आप 250 से 300 लीटर पानी में घोल बना करके आप छिड़काव करेंगे, तो इससे निश्चित रूप से आपका जो मोथा है, साइप्रस है जो रोटेंडस जिसको कहते हैं मोथा, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। और दूसरा आपका एक और खरपतवारनाशी है, मेट सल्फ्यूरान आता है, मेट सल्फ्यूरान मिथाइल। ये 20 WP का है, इसकी 30 ग्राम मात्रा, और क्लोर इसके साथ में वैसे ये मिला हुआ साल्ट भी आता है, दोनों एक साथ ही मिले रहते हैं। और नहीं भी है तो आप क्लोरोम्यूरान भी अलग से मिल जाएगा आपका, 20 ग्राम इसकी मात्रा लेकर के आप इसको छिड़काव कर देते। जब मोथा आपका थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 पत्ती का हुआ है, तो उससे भी आप मोथा को किसी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। और ये कि मैं यहाँ पर स्पष्ट आप लोगों को बता दूं कि मोथा एकदम जड़ से ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ये होगा कि आपका गन्ने का जमाव अच्छी तरह से हो जाएगा, और फिर गन्ना इस अवस्था में आ जाएगा कि मोथा को फिर पनपने नहीं देगा, और वो उसके ऊपर कोई विपरीत प्रभाव बढ़वार पे नहीं डाल पाएगा। इसी तरह से जो जुलाई में जाकर के आइपोमिया स्पीसीज होती है, उसके लिए भी किसान भाई उसका नियंत्रण करना चाहते हैं, तो इसके लिए 2,4-D का एक इथाइल ईस्टर साल्ट आता है 38% का, 3 से 4 लीटर किलोग्राम मात्रा को अगर आप 500 से लेकर के 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करते हैं तो उससे नियंत्रित कर सकते हैं। किसान भाई का प्रश्न। डॉक्टर साहब एक किसान भाई का फोन लेते हैं जी। हेलो हेलो डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार जी। हम हेलो जी, मैं अपना नाम बताइए। पवन, जिला संभल, उत्तर प्रदेश। जी पवन जी, क्या सवाल है आपका? हमारी गन्ना 9-13-235, गन्ना पीला पड़ रहा है, उसकी पत्ती पीली पड़ रही है। कब का बोया हुआ पवन जी, कब का गन्ना बोया हुआ है? 25 मार्च। अभी तक आपने क्या क्या किया है उसके अंदर? कुछ यूरिया लगाया है तो बस, पहले जो बबी थी अब DAP लगाई थी, DAP और वो डाइड और क्वाड्रमा।
अच्छा, ट्राइकोडर्मा लगाया था बुवाई के समय पे आपने, और यूरिया डाले हुए कितने दिन हुए हैं? यूरिया डाले हुए कितना दिन हुआ है? यूरिया डाले आपने खेत में? 4 दिन। 4 दिन हुए हैं। पानी आपने पानी दिया है उसमें? लगातार पानी दे रहे हैं? पहले यूरिया लगाया तो पानी लगा दिया। अच्छा, यूरिया कितना, ज्यादा मात्रा तो नहीं दे दी यूरिया की? नहीं, 10 किलो बीघा, एक एकड़ में 1 कट्टा। 1 एकड़ में 1 कट्टा डाला। तो आप थोड़ा सा देखिए, गर्मी इस समय तेज पड़ रही है, और अगर आपकी जमीन हल्की होगी तो हल्का पीलापन लेगा गर्मी की वजह से। तो पहली बात तो आप हल्का पानी जरूर लगाएं उसको, थोड़ा 8-10 दिन के अंतराल पे 2 बार पानी आप दीजिएगा, जिससे उसमें यूरिया अगर एक्सेस होगी तो और उसमें आपने मैली, शुगर मिल की मैली वगैरह तो नहीं डाली थी? नहीं, मैली नहीं है, देसी खाद डाला था। तो वो थोड़ा सा खेत गर्मी मानना है। और एक आध अगर जो पौधा आपका सूखा है, अगर कोई पूरी तरह से पीला पड़ के सूख रहा है, उसको जड़ से उखाड़ करके देखिएगा, और उखाड़ने के बाद में उससे फिर पता चल जाएगा कोई समस्या है। वैसे वहाँ पे हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है संभल, आपका चंदोसी में, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर तेवतिया जी कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, डॉक्टर साहब ने डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो बायोगैस की स्लरी होती है उसको अगर फसलों में प्रयोग करते हैं उससे भी खरपतवार कम उगते हैं। देखिए ऐसा है कि अगर वो कहते हैं ना, शुगर मिल की जो मैली वगैरह डाली है, उससे खरपतवार पे बहुत ज़्यादा कोई ऐसा कंट्रोल करने का कोई प्रमाण तो नहीं है। लेकिन अगर रेगुलर उसके बाद में मल्चिंग करते हैं, मल्चिंग का तो प्रभाव पड़ता है कि अगर पाती बिछा दी है आपने, या उसके ऊपर आपने पॉलीथिन कोई कवरिंग की है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। और ये ज़रूर है कि ये स्लैरी जो है वो फ़ायदा करती है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। आज डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा जी, डॉक्टर योगेश तेवतिया जी कार्यक्रम में आए और किसान भाइयों के काफ़ी सवालों के जवाब दिए। दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और किसान भाइयों का भी धन्यवाद। श्रोताओं, आज के हमारे गन्ने की पाठशाला प्रायोजित कार्यक्रम के प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। तो श्रोताओं, आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिवनंदन लाल।